सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आ गए हम लोग हमारी नई यूनिट लेकर, जिसका नाम है बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो ये वाली जो यूनिट है पूरी की पूरी 2024-25 सिलेबस से रिलेटेड रहने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली ये है आपके यूनिट कंटेंट्स। तो देख लीजिए क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले बायोमैकेनिक्स क्या होता है, न्यूटन्स के लॉ मोशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लीवर क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है। और मेन चीज़ ये है कि जो इस बार के यूनिट कंटेंट्स हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है ना, अकॉर्डिंग टू 2024-25 के हिसाब से। तो चलो हम हमारे सबसे पहले टॉपिक को समझते हैं। सो फाइनली सबसे पहला हमारा टॉपिक दे रखा है मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो बायोमैकेनिक्स को समझ लेते हैं। तो बायोमैकेनिक्स हमको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, तो बायोमैकेनिक्स सिंपल वे में हमको ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि बायोमैकेनिक्स जो है वो एक प्रकार से ह्यूमन के लिए एक फिजिक्स का काम करता है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल यार, कि कोई भी बंदा है, कोई बॉल उठाता है और वो फेंकता है ना, तो वो फेंक रहा है तो उसमें जो मूवमेंट हो रहा है ना, जो भी चीज़ हो रही है फेंकते समय, उसकी बॉडी जो वर्क कर रही है, मूवमेंट कर रही है, उसकी स्टडी को यहाँ पर बायोमैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो चलो अपन इसकी डेफिनेशन को देखते हैं क्या होता है। सो लिखा है, बायोमैकेनिक्स इज द साइंस ऑफ मूवमेंट ऑफ अ लिविंग बॉडी इंक्लूडिंग हाउ मसल, बोन्स, टेंडन, लिगामेंट वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मूवमेंट। सो मैं अगर आपको यहाँ से कहूँ कि यार आपको किसी को रोज़ देना है, तो रोज़ देने के लिए भी, तो यहाँ रोज़ देने के लिए भी आप लोगों को आपको बॉडी का मूवमेंट कराना पड़ेगा, आपके मसल, टेंडन, लिगामेंट सबका वर्क कराना पड़ेगा, तभी आप किसी को प्रपोज कर पाओगे। वो बात अलग है कि वो आपको आपका प्रपोज एक्सेप्ट नहीं करे और मना कर दे। सो आई होप आप लोगों को बायोमैकेनिक्स पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। पर आप लोगों को ये क्वेश्चन डाउट होगा कि सर इसकी ज़रूरत स्पोर्ट्स में क्यों पड़ी बायोमैकेनिक्स की। तो यार सीधी सी बात है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई फास्ट बॉलर है ना, फास्ट बॉलर है, उसको उसकी स्पीड बढ़ानी है, उसको फास्ट बॉलिंग इंप्रूव करनी है, तो उसका कोच क्या करेगा, उसका कोच ये ऑब्जर्व करेगा कि यार उसकी बॉडी में किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है, वो किस तरीके से पैस को कंट्रोल कर रहा है, बॉडी मूवमेंट देखेगा और ऑब्जर्व करेगा, जिसके थ्रू वो उसकी बॉडी को बॉलिंग को इम्प्रूव कराएगा। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं किसी की बैटिंग में पुल शॉट नहीं आ रहा है, तो उसका कोच उसको भी ऑब्जर्व करेगा कि यार पुल शॉट ये किस तरीके से मार रहा है, इसका अपर लिम्ब सही तरीके से बॉल को लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। तो यहीं कहीं मतलब पूरी तरीके से बोल सकते हैं बॉडी मूवमेंट की स्टडी करने के लिए यहाँ पर बायोमैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ गई स्पोर्ट्स में भी। ठीक है, तो आप लोगों आई होप आप लोगों को बायोमैकेनिक्स पूरी तरीके से समझ में आ गया। तो यहाँ पर बेसिकली हमको न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक में। तो न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन भाई क्या होते हैं, चलो देखते हैं न्यूटन के लॉ क्या बोलते हैं। हमने सभी ने बचपन में ही न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन पढ़े थे कि हमारा इसका फर्स्ट लॉ क्या होता है। फर्स्ट लॉ सबको पता है क्या होता है, कि कोई भी अगर बॉल है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको जब तक वो मोशन में रहेगा, जब तक भी कोई उसको एक्सटर्नल फोर्स रोक ना दे, या तो कोई सा ऑब्जेक्ट है वो जब तक मतलब मोशन नहीं करेगा जब तक भी कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं करा दे। ऐसे न्यूटन के लॉ सिंपल से हमने पढ़ रखे हैं। तो क्या क्या होते हैं, तो देखते हैं इनको अलग अलग क्या क्या होते हैं ये लोग। देखो, तो डेफिनेशन क्या दे रखी है। द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन ऑल्सो नॉन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट दैट ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and an object in motion will continue at a constant velocity unless an external force acts upon it. Inertia is the tendency of the object to resist changes in the state of motion. सीधी सी बात है यार। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि स्पोर्ट्स इसका क्या एप्लीकेशन है, तो जैसे कि ये सपोज फुटबॉल ज़मीन पर रखी हुई है, इस पर जब तक कोई किक नहीं मारेगा जब तक ये मोशन में नहीं आएगी। या फिर आप बोलोगे यार सर ये तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रहा हमारे स्पोर्ट्स पे, क्योंकि अगर कोई बॉल है थोड़ी देर बाद तो वो रुक ही जाएगी, है ना, उस पर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए जो हमारी अर्थ होती है उसमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाती है ना, कोई सी भी चीज़ यहाँ पे फ्रिक्शन होता है। वहीं अगर हम बात करें कि हम स्पेस में होंगे और अगर बॉल को फेंक दें तो वो बॉल घूमती रहेगी कंटिन्यूसली, क्योंकि वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। सबको पता है जैसे कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूसली घूमते ही रहते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा डीप में जा रहे हैं, तो आपको आई थिंक लॉ ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया होगा। सो नाउ हमारा दे रखा है सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एक्सिलरेशन। लॉ ऑफ एक्सिलरेशन क्या होता है, तो F इक्वल्स टू एम इंटू ए, मतलब क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इन्वर्सली एक्सेलरेशन, है ना, ये इसका बोलते हैं लॉ होता है। तो क्या होता है यार कि दोनों मास एक्सेलरेशन और फोर्स ये कहीं ना कहीं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। कैसे होते हैं वो मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे होते हैं। सो नेक्स्ट दे रखा है हमारा जो लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ
एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यार सीधी सी बात है, देखो एक एग्जांपल दे रखा है स्पोर्ट्स का यहाँ पे, व्हेन हिटिंग अ टेनिस बॉल द फोर्स ऑफ द रैकेट स्विंगेस कॉल द बॉल टू एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ द स्विंग फोर्स। मतलब आप जितनी जोर से उसको बॉल को मारोगे, है ना, अगर कोई लाइटर बॉल है उसको तेज मारोगे तो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट करेगी। वहीं सेकंड चीज़ क्या ले रखी है इसमें, ए हैवियर बॉल इज स्लोअर देन अ लाइटर बॉल। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बॉल हैवी है आप उस पर उसी सेम फोर्स से मारोगे तो वो एक्सेलरेट करेगी, नहीं करेगी। वही बताना चाह रहा है कि एफ इक्वल्स टू ये होता है मा, मतलब मास इन्वर्सली एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक आप लोगों को कि भारी मास जो होता है अगर ज़्यादा है तो आप लोग फोर्स कितना ही लगाओ कम एक्सेलरेट करेगा, वहीं अगर हल्की चीज़ है मास कम होगा उसका तो एक्सेलरेट ज़्यादा होगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो नाउ हमारा थर्ड लॉ दे रखा है लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। सबने पढ़ा हुआ है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं किसी को चांटा मारूंगा तो सामने वाला क्या रुकेगा, नहीं रुकेगा, वो भी रिएक्शन ज़रूर करेगा। ठीक है, देखो इस लॉ के बहुत सारे एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको बताता हूँ, आप गन शूट करके देखना, आप गन शूट करोगे तो आपका हाथ पीछे की ओर खिसकेगा और गन से जो गोली रहती है वो आगे की ओर निकल जाएगी। तो ये एक आगे भी जा रहा है पीछे भी आ रहा है। वहीं एग्जाम्पल हम बात करें, जैसा कि इस पे लिखा हुआ है ना, कि व्हेन जॉजी अटायर्ड शूट अ गोल ब्राड गुजान हैज़ टू ब्लॉक द बॉल विद द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स और दे विल फॉल बैक इनटू द गोल। मतलब यार उधर से इसने गोल मारा, सेम अमाउंट पे उसने भी बॉल को ब्लॉक करा तो बॉल भी आगे जाएगी और बंदा भी पीछे चले जाएगा। बात समझ रहे हो, मतलब एवरी इक्वल एक्शन रिएक्शन होता है, यहाँ पे इक्वल होता है, एक्शन जितना होगा रिएक्शन भी उतना ही होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। थर्ड लॉ ये बोलता है। ठीक है, सो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है, टाइप्स ऑफ लीवर एंड देयर एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। तो भाई लीवर क्या होता है, तो लीवर जो होता है एक प्रकार का रिजिड बार होता है जो कि हमारे मूवमेंट को एनालाइज करता है। उसका मेन फंक्शन होता है मूवमेंट को एनालाइज करना। ठीक है, सो हमारी बॉडी के अंदर लीवर के फॉर्म में कौन कौन वर्क करता है, तो याद रखना लीवर के अंदर बोन्स, जॉइंट्स और मसल ये सब लोग मिलके लीवर के अंदर काम करते हैं। ठीक है, और अगर हम बात कर रहे हैं लीवर की तो यहाँ पर मोटे तौर पर याद रखना है कि लीवर के अंदर कितने टाइप के लीवर होते हैं, तो 3 टाइप के लीवर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास लीवर होते हैं। ठीक है, ये याद रखना। अब जो लीवर है वो क्या कंसिस्ट करता है वो देखने वाली बात है, तो देखते हैं अपन क्या होता है लीवर क्या कंसिस्ट करता है। तो सबसे पहले जो हमारा लीवर होता है उसको बोन्स की ज़रूरत होता है। बोन्स क्या है, एक रिजिड रिजिड स्ट्रक्चर होता है ना, तो रिजिड स्ट्रक्चर होता है तो उसको क्या की ज़रूरत होती है, उसको बोन्स की ज़रूरत होती है जो उसके लिए एक्ट करती है बोन्स के रूप में, है ना, जैसा कि पहला पॉइंट में दे रखा है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में एक ऐसा एजेंट होना चाहिए जो कि फोर्स प्रोड्यूस करे, तो वो फोर्स प्रोड्यूस करने वाला एजेंट कौन सा होता है, तो वो होती है मसल, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है द फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट इन मसल टू प्रोड्यूस। ठीक है, इसके अलावा आपको लोगों को टर्निंग मूवमेंट देखने को मिलता है एंगुलर मोशन के थ्रू। ठीक है, और क्या हो सकता है, तो आपके फ्लेक्स्ड जॉइंट रहते हैं वो फल्क्रम का काम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, लोड और रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो भी रिजिड स्ट्रक्चर के अंदर होता है। हमारा जो बॉडी पार्ट होता है, वेट ऑफ बॉडी होता है ना, वेट ऑफ बॉडी पार्ट होता है, वो कहीं से भी जो आपका लोड और रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है वो मूव होते हैं इधर उधर, है ना, उसको किस तरीके से बॉडी को लेके जा रही है, कैरिंग कर रही है, वो सब चीज़ें देखी जाती है। ये सब चीज़ें टाइप्स ऑफ लीवर के अंदर कंसिस्ट की जाती है। ठीक है, इसको अगर और सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है तो इसके लिए कुछ लीवर टर्मिनोलॉजीज है, वो क्या होती है देखो। तो सबसे पहले दे रखा है फल्क्रम। फल्क्रम को बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस मतलब यार कोई सा भी सपोर्ट जो कि हमको कौन देता है, तो हमको जॉइंट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है हमको रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं हमारे जो बॉडी का रिजिड स्ट्रक्चर होता है वो कहीं ना कहीं लोड को झेलने की कोशिश करता है, लोड प्रोवाइड करता है। एफर्ट, मसल, यहाँ पर एफर्ट का मतलब क्या दे रखा है, फोर्स, मतलब फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, इसके लिए कौन एक्ट प्ले करता है, तो जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को मसल प्ले करती है। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज दे रखी है इसलिए की। तो नेक्स्ट दे रखा है हम लोगों को कि यार मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि 3 टाइप के लीवर होते हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट क्लास लीवर। तो फर्स्ट क्लास लीवर को हम पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास लीवर में हमेशा एक बात याद रखना कि जो फल्क्रम होता है वो सेंटर में होता है। ठीक है, और जो आपका लोड रहता है और जॉइंट, लोड और जॉइंट अलग अलग होते हैं, ये याद रख लेना आप लोग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये बंदा कोई सी भी बच्ची मैं बता रहा हूँ जो ये रहता है, कोई सा भी थ्रो कर रहे हो आप, फॉर एग्जांपल आप कोई सा बॉल थ्रो कर रहे हो,
बॉल थ्रो कर रहे हो तो आपकी एल्बो के यहाँ पे फल्क्रम रहेगा, मतलब आपका जो फल्क्रम का काम कौन करेगा, आपका जॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। वहीं आपके बॉल आपने जहाँ से पकड़ रखी है तो वो आपका कौन सा पार्ट हो गया, फिंगर वाला पार्ट हो गया। और आपके जो शोल्डर से लेके आपके जॉइंट तक के एल्बो तक की पार्ट है उसके बीच में मसल्स वर्क कर रही है। मसल काय का वर्क कर रही है, फोर्स लगाने का या एफर्ट लगाने का मसल कर रही है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, आपका एल्बो, ट्राइसेप और आर्म बॉल, ठीक है। देखो यार, यहाँ पर आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हो ये वाला कि व्हेन यू आर थ्रोइंग अ बॉल, तो आपका फल्क्रम क्या हो गया, एल्बो हो गया। आपका एफर्ट क्या लगा रहा है, ट्राइसेप लगा रहा है। और जो एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है यहाँ पर, है ना, और जो लोड है वो आर्म, आपके जो आर्म होते हैं, बॉल आर्म जो बॉल है वो ले रही है, ठीक है। ये आप ये फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल यूज कर सकते हो फर्स्ट क्लास लीवर के अंदर, ठीक है। देखो नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है हमारा सेकंड क्लास लीवर क्या होता है। तो सेकंड क्लास में लीवर में हमेशा याद रखना, जो आपका फल्क्रम होता है वो हमेशा आपका लास्ट में होता है, फल्क्रम मतलब नीचे होता है, ठीक है। और जो आपका जो वो होता है लोड और रेजिस्टेंस होता है वो अलग अलग जगह पे होता है। तो याद रखना, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें सेकंड क्लास लीवर की, तो आप एक तरीके से समझ सकते हो जैसे कि आप कहीं पे एक पाँव पे खड़े हुए हो, एक पाँव पे खड़े हुए हैं, तो आपका फल्क्रम कहाँ है, आपके नीचे वाले पैर पे जहाँ पे फोर्स लग रहा है, आपके टो पे है फल्क्रम, ठीक है, क्योंकि आपने वहां से खड़े हुए हो, जंप ले रहे हो, है ना। एंड देन आपका जो काफ्स है, काफ्स पे आपका क्या रहेगा, लोड रहेगा, रेजिस्टेंस रहेगा, है ना, और वहां पे, और आपका पूरा पूरा बॉडी वेट रहेगा वो ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये आप एक एग्जांपल यूज कर सकते हो, है ना। और क्या एग्जांपल यूज कर सकते हो सेकंड क्लास लीवर के लिए, आपकी आप जब भी आप जंप कर रहे हो, आप बास्केटबॉल जंप कर रहे हो ना, बास्केटबॉल में जंप लेते हुए शूट मार रहे हो, तब भी आपका जो फल्क्रम रहता है आपके पाँव के निचले लेवल पे रहता है, और अब बाकी की जो बॉडी पार्ट है वो आप लोगों का लोड और रेजिस्टेंस ले रही होती है, तो है ना। तो इसीलिए आप एग्जांपल में लिख सकते हो व्हेन टेकिंग ऑफ इन हाई जंप टू शूट इन बास्केटबॉल, तो फल्क्रम कहाँ पे होगा, एंकल जॉइंट पे होगा। और एफर्ट जो रहेगी वो आपके क्या करेंगे, ये रहेगा, है ना, और लोड जो रहेगा आपकी बॉडी पे रहेगा। ये इस तरीके से आप लिख के आ सकते हो, यही एग्जांपल सेम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्लास लीवर की। तो यार थर्ड क्लास लीवर में हमेशा याद रखना, जो आपका फल्क्रम रहता है, फल्क्रम और जो लोड रहता है उसके बीच में फोर्स रहता है, जैसा कि आप लोगों को इस डायग्राम में दिख रहा होगा थर्ड क्लास लीवर के, है ना। जो फल्क्रम है बिल्कुल साइड में है, एंड देन लोड बिल्कुल साइड में ग्रीन वाली जैसे, और येलो जो है वो बीच में फोर्स है, ठीक है। तो ये याद रखना। इसका मेन एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसा कि आप लोगों के एग्जांपल दिख रहा है इसके अंदर, जो ये बाइसेप कर्ल कर रहा है ना बंदा, बाइसेप कर्ल कर रहा है, तो इसमें जो एल्बो है, इसकी एल्बो के यहाँ पे फल्क्रम रहेगा, और इसके जो बाइसेप्स हैं यहाँ पे से फोर्स जनरेट हो रहा है, इसकी मसल जो है फोर्स जनरेट कर रही है, एंड देन इसके जो आर्म है वो लोड ले रहे हैं, जहाँ पे इसने पकड़ रखा है वो पूरा डंबल वंबल, ठीक है। तो ये इसका एक थर्ड क्लास लीवर का एग्जांपल बन सकता है, ठीक है। तो ये लिख सकते आ सकते हो आप कि परफॉर्मिंग है बाइसेप कर्ल, फल्क्रम इक्वल्स टू एल्बो जॉइंट हो जाएंगे, एफर्ट इक्वल्स टू बाइसेप्स हो जाएगा, और लोड इक्वल्स टू आर्म वेट हो जाएगा, ठीक है। ये याद रख लेना अपना। सो आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से लीवर समझ में आ गए होंगे। और आपको एक चीज़ याद रखना है यार, लीवर हर जगह काम करता है। हमारे कोई से भी गेम खेल रहे हैं वहाँ पे हर एक जगह पे हमारी बॉडी में कोई सा भी मूवमेंट हो रहा हो, आपको लीवर देखने को मिलेगा, कोई ना कोई सा लीवर होता है वहाँ पे, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, है ना। तो इस तरीके से लीवर वर्क करता है, ठीक है, ठीक है। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम होता क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस, है ना, जो कि आजकल आपके अंदर नहीं है, आपकी रिलेशनशिप के अंदर नहीं होता है बैलेंस, है ना। और फिर आप लोग रोते रहते हो, समझ रहे हो, ठीक है। इस तरीके से बॉडी के अंदर, मतलब यार आप, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि बैलेंस रखना, मतलब सारे फोर्सेस जो रहते हैं, जितनी भी चीज़ें रहती है बॉडी को बैलेंस करने के लिए, वो सारी चीज़ें एक जगह पर लगना, जिससे कि आपकी बॉडी बैलेंस हो पाए। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो, आप खड़े भी हो अगर, तो आप बैलेंस के थ्रू खड़े हो। अगर आप एक जगह ज़्यादा बॉडी झुकाओगे ना तो आप गिर जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक तराजू का फोटो डाला हुआ है मैंने, है ना, तो दोनों बड़े खाली हैं, इस वजह से वो बैलेंस है। अगर एक वेट में ज़्यादा वेट डाल दूंगा ना तो वो नीचे झुक जाएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स क्या बोल सकते हैं कि इन अदर वर्ड इट इज़ अ स्टेट इन विच ऑल इन्फ्लुएंसेस फोर्सेस आर कैंसल्ड or counterbalanced by each other, that is the sum of all opposite forces acting on it zero, thus it is a scientific term describing balance stability। जो ये एक ऐसी स्टेट है जो कि आप लोगों को बैलेंस और स्टेबिलिटी के बारे में बताती है दोस्तों। तो ये होती है इक्विलिब्रियम। आई थिंक आप लोगों को, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो हमारी इक्विलिब्रियम भी होती है, वो भी जो कितने प्रकार की होती है, तो वो दो प्रकार की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है भैया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस दैट ऑकर व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट। सीधी सी बात है, जब बॉडी रेस्ट पोजीशन में होती है और मोशन लेस होती है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल बोल सकते हो आप, एक
जगह पर खड़े हुए हो, है ना, तो वहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम हो रहा है, वहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो रहा है, ठीक है, या स्टैंडिंग ऑन अ वन लेग भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड बोल सकते हो सिटिंग ऑन चेयर, अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो यहाँ पर भी मेरी बॉडी रेस्ट पोजीशन में है और स्टेबल है, दैट इज वाई यहाँ पर भी स्टैटिक इक्विलिब्रियम लग रहा है। तो आई होप आप लोगों को स्टैटिक इक्विलिब्रियम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दे रखा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर बॉडी स्टे रेस्ट पोजीशन में नहीं होती है, मतलब कहीं ना कहीं मोशन कर रही होती है या मूवमेंट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो जब एक स्पोर्ट्समैन होता है वो रनिंग कर रहा है, ठीक है ना, पर वहां पे भी वो क्या होता है कि स्टेबल है, कहीं ना कहीं दौड़ते समय बैलेंस्ड है ना, पर वो क्या होता है कि रनिंग पोजीशन होती है उसकी, मोशन वाली पोजीशन होती है। या फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हो टेकिंग पार्ट इन जिम्नास्टिक, है ना, तो दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। आई होप आप लोगों को दोनों क्लियर होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है हमारा यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती क्या है। तो यार सीधी सी बात है, हमारी बॉडी के अंदर एक पॉइंट होता है, एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी बॉडी हमेशा रेस्ट होती है, मतलब वहाँ से हमारी बॉडी का मिडिल ऑफ द बॉडी हमारे जैसे कि ये पॉइंट होता है, वहाँ से हम लोग मतलब बोल सकते हो वहाँ पर हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ना, वहाँ से हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है बॉडी का। लाइक आप लोगों को दिख रहा होगा इस इमेज के अंदर, तो हमारी बॉडी के बीचम बीच हमारा एक रेस्ट पोजीशन होता है, वहाँ पर वहाँ से हम लोग कुछ मूवमेंट कर पाएंगे तो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी खसकेगा, समझ रहे हो। तो ये दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, है ना, हर जगह एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जिसके बाद हम मूवमेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर देखो सेकंड पोजीशन जो दिख रही है, पहले बॉडी में वो सीधा खड़ा हुआ है, सेकंड पोजीशन में उसने हाथ ऊपर कर लिए, ऊपर कर लिए तो मतलब क्या हुआ, उसका बॉडी का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया ऊपर की ओर, तो है ना, बीच में चले उसका बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट था वो ऊपर की ओर खसक गया, और वहीं वापस से उसने आगे एक और इमेज दिख रही है उसके अंदर उसने पूरे हाथ अपने टो टच करने के लिए कोशिश कर रहा है, तो वहां पर उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी वो नीचे की ओर चली जाएगी, ठीक है। तो याद रखना कोई सी भी चीज जो होती है वो हमारे स्पोर्ट्स के अंदर अप्लाई होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, याद रखना ये चीज। तो कैसे अप्लाई होता है, फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि यार एक बॉटल है, बॉटल के अंदर पानी भरा हुआ है, तो बॉटल के अंदर अगर पानी भरा हुआ है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मिड में होगा बॉटल के, है ना, पानी भरे हुए के। और वहीं अगर आधी बॉटल हो जाएगी तो बताओ आप कहाँ पर होगा, है ना, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो भी थोड़ा और नीचे चले जाएगा, ठीक है। सो इन स्पोर्ट्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस स्पोर्ट्स में भी अप्लाई होती है कहीं ना कहीं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम मैं बोलूँ आपको बेटर स्किल करनी है कोई सी भी चीज़ की, फॉर एग्जांपल आपको क्रिकेट में हेलीकॉप्टर शॉट मारना है, तो आपको पता होगा कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ रहेगा, तो आप उस शॉट को बहुत अच्छे से लगा पाओगे, ठीक है। इसीलिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आप लोगों को लग रहा होगा मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ। सो ये होता है अर्ध चक्रासन, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है ये वाला पोज अर्ध चक्रासन कहलाता है। पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये अर्ध चक्रासन होता है ना, इसके अंदर भी बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं, पलट मतलब गिर जाते हैं, इसको कर नहीं पाते हैं अच्छे से परफॉर्म। तो क्यों नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही नहीं होता है। तो आप लोग मेरे को बताना कि इसमें इस आसन में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, कमेंट बॉक्स करके, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स। तो वाकई में फ्रिक्शन होता क्या है, तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट एक्ट पैरेलल टू द टू सरफेस और अदर इन वर्ड इट इज़ अ फोर्स दैट रेजिस्ट द मूवमेंट। मतलब यार सीधी सी बात है, फ्रिक्शन क्या होता है, एक फोर्स होता है। जैसे कि अगर ये बंदा जो दिख रहा है आपको डायग्राम के अंदर, ये खींच रहा है एक डब्बे को, है ना, डब्बे को खींच किसकी साइड रहा है, उसकी साइड रहा है, पर इसको खींचने में बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, बिकॉज क्योंकि इसको रिवर्स में भी जो हमारी ज़मीन होती है वो खींच रही है। मतलब फ्रिक्शन का मतलब क्या, अगर मैं किसी बॉल को फेंकूँ तो थोड़ी देर बाद जाकर वो बॉल कहीं ना कहीं रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो ये बोलता है कि अगर कोई भी चीज़ मूवमेंट में तो वो मूवमेंट में ही रहनी चाहिए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारी धरती पे जो है वो फ्रिक्शन है ना, कहीं ना कहीं। यहीं आप अगर स्पेस में जाके वो बॉल फेंकोगे तो वो कंटिन्यूसली मूवमेंट करती रहेगी, यहाँ पर फ्रिक्शन रहता है, मतलब अपोजिट फोर्स लगता है यहाँ पर, है ना। कुछ भी चीज़ थोड़ी देर बाद पर रुक जाएगी। अगर मैं किसी चीज़ को खसकाऊंगा तो वो जमीन भी उसको रिवर्स में फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन करी है कि फ्रिक्शन वर्क in opposite direction of the moving object resulting in slowing down the moving object, है ना। और जितना ज़्यादा रफ सरफेस रहेगा वहाँ पर उतना ज़्यादा फ्रिक्शन देखेगा, और जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस रहेगा वहाँ पर लेस फ्रिक्शन दिखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने लिख रखा है, ठीक है। आप लोगों को डेफिनेशन लिख के आना है, ऐसे पॉइंट टू पॉइंट आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अब जो हमारे फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोलता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट
बिफोर एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू स्लाइड। मतलब यार सीधी सी बात है, ये बंदा है बहुत भारी अलमारी है, इसको खसका रहा है पर ये खसक ही नहीं रही है। बिकॉज क्यों नहीं खसक पा रही है? क्योंकि वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन जब वर्क करता है तो कोई सी भी चीज़, भारी चीज़ बिल्कुल आसानी से खसकती नहीं है, मूव ही नहीं होती है, क्योंकि उसमें अपोजिट डायरेक्शन में भी एक फ्रिक्शन लग रहा है जो कि उसको खसकने नहीं दे रहा है ज़मीन पे से, है ना। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये जो अलमीरा है ना, वो खसक इसीलिए नहीं रही है क्योंकि वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन है, बिल्कुल सीधा लगा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है भैया? तो सीधी सी बात है, एक एग्जांपल लो, जैसा कि इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा, एक बॉक्स है, वो बिल्कुल स्लाइड करता हुआ नीचे जा रहा है। पर स्लाइड करता हुआ नीचे तो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भी, पर नीचे जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब वापस ऊपर आने के लिए भी एक फ्रिक्शन लग रहा है, क्योंकि स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है, तो इतनी आसानी से नीचे नहीं जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी ट्रॉली रहती है, उस पर से कोई सा सामान नीचे खिसकाया जाता है फिसल पट्टी पे। तो अगर हम फॉर एग्जांपल झूले की भी बात करें, जिस पे हम झूलते हैं फिसल पट्टी पे, तो हम एकदम से नीचे नहीं चले जाते हैं, कोई ना कोई सा फोर्स हमको एग्जैक्टली ऊपर भी खींच रहा होता है, हम धीरे धीरे करके नीचे जाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो कि स्लाइड की तरह नीचे जाए पर उसको अपोजिट डायरेक्शन में वापस से खींचे, उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। देखो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, इट इज अ फ्रिक्शन दैट इज क्रिएटेड व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू स्लाइड, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बोला था कि यार हम किसी बॉल को फेंकते हैं, तो बॉल को फेंकते हैं, जिस तरफ फेंकते हैं तो वो एक समय पे आके बॉल रुक जाती है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि वहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन वर्क कर रहा होता है, जो कि उसको एक समय पे आकर रेस्ट मूवमेंट पे ला देता है। मतलब जमीन उसको बिल्कुल रोक देती है, बॉल को रेस्ट मूवमेंट पे ले आती है। दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। आप लोगों को समझ में आ रहा है वॉट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि कोई सी भी चीज़, जिस ऑब्जेक्ट को हम किसी तरफ थ्रो करते हैं या बॉल को हम थ्रो करते हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको रोलिंग फोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से वो रुक जाती है बॉल, है ना। तो यहाँ पे भी यही लिखा है, रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोल ऑन द सरफेस, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। आप लोगों को नॉर्मल सी डेफिनेशन लिख के आने, ओके। सो नेक्स्ट हमको दे रखा है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है भैया? ये पानी के अंदर देखने को मिलता है आप लोगों को। फॉर एग्जांपल आप लोग जब स्विमिंग करते होंगे ना, तो आप लोगों को स्विमिंग करते समय बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है पानी से आगे जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन वर्क कर रहा होता है, जो कि आपको अपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरफ आप मूव कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो आपको फेंकता है, जिसकी वजह से आपको फोर्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन वर्क करता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या दे रखी है? फ्लूइड फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन व्हेन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन इज हिंडर्ड और मीट रेजिस्टेंट फ्रॉम वाटर और एयर। अब जब हवा में भी होगे ना तो ये फ्रिक्शन वर्क करेगा, ठीक है। आप लोग ये याद रखना। सो आई होप आप लोगों को यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स। सो भैया प्रोजेक्टाइल होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मतलब यार सीधी सी बात है कि आप कोई सी भी चीज़, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉल को थ्रो करा, जो थ्रो करना होता है वही एक प्रोजेक्टाइल है। वो कि बॉल किस तरीके से मूव करके बास्केट के अंदर गिरा, मतलब उसका जो अपसाइड डायरेक्शन नहीं हुआ, जो उसकी लेयर बनी है ना, जिस साइड उसने ट्रेवल किया, बॉल ने मूव किया, उसको ही प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। और जब वो बॉल ट्रेवल करता है तो उसके नीचे जमीन के सरफेस पे जो ट्रेवल करते समय उसके एक लाइन बनती है, उसको बोलते हैं पैराबॉलिक प्रोजेक्टाइल, ठीक है, या पैराबोला भी बोला जाता है ना। जैसा कि मैंने इसके अंदर लिखा है, प्रोजेक्टाइल इज एनीथिंग विच इज थ्रॉन और जंप इनटू द एयर। मतलब इतनी सी डेफिनेशन लिख के आओगे और आपको प्रोजेक्टाइल समझ में आ जाएगा, ठीक है। वंस इट हैज लेफ्ट द ग्राउंड, जब वो बॉल गिर जाता है, इट विल फॉलो ए फ्लाइट पाथ कॉल्ड पैराबोला, जो मैंने अभी आपको समझाया, जो लाइन बनती है, ठीक है, अंटिल इट वंस मोर कम बैक डाउन टू अर्थ। दिस अप्लाई कहाँ पे होता है ये अप्लाई? तो जेवलिन जब आप थ्रो करते हो, या आप डिस्क थ्रो कर रहे हो, लॉन्ग जंपर्स जब जंप करते हैं, या हाई जंपर जब जंप करते हैं, जब हॉर्सेस जो रहते हैं आप दौड़ाते हो और जंप करवाते हो, वहाँ सब पे प्रोजेक्टाइल बनता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गर्लफ्रेंड को भी फेंक दोगे। तो ये देखो यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो पैराबोलिक पाथ होता है किस तरीके से, जैसे कि ये बंदा है बॉल को किक कर रहा है, इसने 15 डिग्री पे बॉल को एंगल पे किक करा तो बॉल ज़्यादा दूर तक नहीं गई। वहीं इसने 30 डिग्री पे करा तो थोड़ी दूर गई, ठीक है। वहीं इसने अगर ज़्यादा डिग्री मतलब 78 डिग्री पे करा तो बॉल ऊपर गई और वहीं ट्रैवल करके नीचे गिर गई। फिर इसने 60 डिग्री पे करा तो थोड़ा और आगे गई। पर यहाँ पर अगर ये 45 डिग्री से बॉल को फेंकेगा या मारेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। प्रॉपर पैराबोलिक पाथ बन गया यहाँ पर और बॉल बहुत दूर तक ट्रैवल करेगी। इसीलिए कोई सी भी चीज़ है, जब आप जेवलिन थ्रो कर रहे हो या आप कोई सी बॉल किक कर रहे हो या
है ना, आप शॉट पुट फेंक रहे हो या कुछ भी चीज़ ऐसी जो फेंक रहे हो, थ्रो कर रहे हो, जंप कर रहे हो, आप 45 डिग्री के एंगल से करोगे तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा तक दूर ट्रेवल करती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रॉपर पैराबोलिक पाथ। तो आई थिंक आप लोग, आप आई होप आप लोगों को प्रोजेक्टाइल का मतलब भी समझ में आया होगा और पैराबोलिक पाथ का मतलब भी समझ में आया होगा। सो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। देखो ड्यूरिंग फुटबॉल भी आप लोगों को देखना पड़ता है, जैसे कि अभी तक मैं फुटबॉल के बारे में समझा ही रहा था कि आपको किस तरीके से किक करनी है। ठीक है, एंड देन जब आप जेवलिन थ्रो भी करते हो तो है ना, आपका आर्म शेप सब बराबर होना चाहिए। ठीक है, और आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स का भी ध्यान रखना है और फिर उसको बिल्कुल बराबर फेंकना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ऊंचा फेंक दोगे तो वो वहीं गिर जाएगा, उसको प्रॉपर पैराबोलिक पाथ पे फेंकना है आप लोगों को। ठीक है, तो आपका जेवलिन सही जाएगा। अब बात करते हैं हम फुटबॉल की, मैंने बताई दी आप लोगों को। ठीक है, गोल्फ की बॉल मारते समय भी आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। जितने भी बड़े बड़े गोल्फर होते हैं ना, जैसे कि जितने भी बड़े बड़े गोल्फर हैं वो लोग प्रॉपर पैराबोलिक पाथ का याद रखते हैं और एंगल अपना बिल्कुल बराबर रखते हैं, जो कि मैंने बताया था आपको 45 डिग्री वाला। ठीक है, वो बराबर रखते हैं, देन वो अपने शूट करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत दूर तक बॉल ट्रेवल करता है। ठीक है, वहीं आप लोगों को लॉन्ग जंपर्स जो रहते हैं वो भी दिखेंगे आप लोगों को लॉन्ग जंप करते हुए, तो वो भी ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और प्रॉपर इतनी सारी जगह तक आपको प्रोजेक्टाइल देखने को मिलता है, और भी बहुत सारी जगह होती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पास फेंकना है और आप 45 डिग्री का एंगल बना रहे हो, समझ रहे हो ना। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं अपनी किस चीज़ को, प्रोजेक्टाइल को। तो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो भाई एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, जैसा कि मैंने आपको बोला कि राइट एंगल से ही आपको प्रोजेक्टाइल बनाना है अपना, और राइट एंगल से ही फेंकना है, जो कि मैंने एंगल की बात करी थी। 45 डिग्री इज द बेस्ट एंगल, बट ऐसा नहीं कि आप हर जगह इसको अप्लाई करोगे। नेक्स्ट होता है प्रोजेक्शन वेलोसिटी। तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी मीन्स व्हाट, आपको प्रॉपर फोर्स भी लगाना है। ऐसा नहीं कि आप लुल्लू पुल्लू सा फेंक दोगे तो वो वहीं गिर जाएगी, आपको प्रॉपर फोर्स भी लगाना है। नेक्स्ट दे रखा है रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन। रिलेटिव हाइट मतलब कहीं ना कहीं आपको उसको हाइट भी प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं फिर आप बहुत ज़्यादा हाइट प्रोवाइड कर दोगे तो वो बॉल वहीं गिर जाती है, पर आपको प्रॉपर हाइट कहीं ना कहीं करनी है प्रोजेक्टाइल के लिए। ठीक है, अगर हाइट नहीं करोगे तो आप लोग अच्छे से कोई सा भी शॉट मार ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक शॉट मार के बताता हूँ आप लोगों को। गई बॉल, गई बॉल। यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉपर हाइट ऑफ प्रोजेक्शन था, इसीलिए बॉल ज्यादा दूर तक ट्रेवल करी और बॉल सिक्स में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल आई थिंक मैंने आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के अंदर समझा दिया है। आई होप आप लोगों को पूरी तरीके से यूनिट समझ में आ गई होगी, और फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके जरूर बताना, और सारे नोट्स स्टॉप कर करके स्क्रीनशॉट लेके बना लेना। ठीक है, आई होप आप लोगों को यूनिट पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग को मेरा कंटेंट और वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना।